जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिएगा। हम लोगों ने कल तो क्या किया था, हमने कार्बोकेटाइन को ये देखा था भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंदन आई थिंक आपको मैंने अलाउ कर दिया बेटा जी, चेक करिएगा। नहीं है ना, हो गया राइट। हाँ चलो अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब यहाँ पे बेटा हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर की। अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग क्या देखेंगे भी, अगर हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना है तो प्रायोरिटी कैसे साइन करनी है। तो जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है डियर वो होता है एस करेक्टर। ठीक है, एस करेक्टर होगा। उसके बाद हम देखेंगे अपना रेजोनेंस और मीजोमेरिक। ठीक है, रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद आएगा आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशंस, और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा आई इफेक्ट। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जब हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होता है। ठीक है जो डोमिनेटिंग आएगा वो आएगा एस करेक्टर, एस करेक्टर के बाद बेटा रेजोनेंस, रेजोनेंस में बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में के बाद आई इफेक्ट। इवन कि अगर आपने यहाँ पे एम इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो एस करेक्टर्स के बाद आप बेटा यहाँ पे एम इफेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो एम इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, और अगर कंपाउंड साइक्लिक है बेटा जी, अगर कंपाउंड साइक्लिक हो जाता है तो साइक्लिक में ना तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर आ जाता है वो एरोमेटिसिटी हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फॉर साइक्लिक एस करेक्टर के बाद बेटा, फॉर साइक्लिक एस करेक्टर के बाद आप लोग यहाँ पे कौन सा फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दो, एरोमेटिसिटी। क्लियर, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ट्रेंड रहता है। अब क्या करेंगे हम इसके बेसिस पे अब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कल वाले लेक्चर्स के अंदर तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था एक एक फैक्टर्स को लिखा और उसके बेसिस पे हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखा। अब हम कुछ ऐसे केसेस करेंगे जिसमें हम लोग ये सभी फैक्टर्स को कंबाइंडली अप्लाई करेंगे बेटा। ऋषभ, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा उसमें एरोमेटिसिटी को मतलब एस करेक्टर के बाद लिख लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। हाँ, बट मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्या बन जाता है, एरोमेटिसिटी बन जाता है। क्लियर है? हाँ जी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द बेटा टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम 9 to 10 एग्जांपल्स करनी है जिसमें हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। राइट सर, देखिए आपको मैंने ये भी बताया था भी जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होता है वो वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा हमारे पास होती है। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। चलिए तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस करते हैं जिसमें हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो पहला वाला मॉलिक्यूल मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। सेकंड मॉलिक्यूल में क्या है, ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है। इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। सेकंड वाले केस में अपने पास क्या है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक केस में यहाँ पे डाल के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड वाले केस में हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और फोर्थ वाले केस में यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 में है CH3, यहाँ पे CH, इसके ऊपर पॉजिटिव, साथ वाले कार्बन पे लगा हुआ है NH2। और थर्ड एग्जाम तो जो इसके जिसके साथ कंपेयर करना है वो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ हम लोगों ने स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। राइट, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट में मेरे पास मान लो ये वाला फैक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास आ गया, मेरे पास ये वाला कंपाउंड था, यहाँ पे पॉजिटिव है। एक केस में मेरे पास यहाँ पे ये बेंजीन वाला कंपाउंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एक केस में यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक ट्रोपिलियम केटाइन बनेगा, वो मैंने डाल दिया। और एक हमारे पास आ गया यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये 5 एग्जांपल्स को हम लोगों ने करना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। क्लियर है? देखिए अब इसको बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लगाओ अपना, आपको पूरे एग्जैक्टली 5 मिनट्स देता हूँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए बेटा जी, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इनको।
ठीक है, एक एग्जांपल और भी ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे पास। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसके साथ मैंने 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ हम लोगों ने 3 इथाइल ग्रुप लगा दिए, राइट। क्या बोलते हो, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर। तो देखते हैं इनके स्टेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। पहले वाले केस में बेटा जो सेकंड वाला है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, उसका रीजन क्या है? सेकंड वाले में बेटा जो रेजोनेंस है वो पॉसिबल है और फर्स्ट वाले में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जो सेकंड वाला कार्बोकेटाइन होगा उसकी स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं जो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड हमारे पास होते हैं। अब इसको चेक करने का नजरिया क्या है, क्या तरीका है, अब उस पर काम करते हैं। देखिएगा बेटा, इस केस में हम लोग कैसे सोचेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आता है एस करेक्टर। यहाँ पे जिन कार्बन के ऊपर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। और आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो थर्ड वाला केस होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे कम आएगी, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बाकियों में कैसे कंपेयर करेंगे? बाकियों में फिर आएगा, थर्ड के बाद आएगा वन, क्योंकि वन में कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सेकंड और फोर्थ में रेजोनेंस पॉसिबल है, पर जो सेकंड में जो रेजोनेंस होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 2 एटम्स के ऊपर ही आएगा, जबकि थर्ड वाले केस में जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे तो फोर्थ वाले केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे पॉजिटिव पहुंचेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज फोर्थ वाले केस में डिस्पर्स हो रहा है। तो हमने पढ़ा था भी जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी उतनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं भी फोर्थ वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हमारे पास रहेगी। अब एग्जांपल 3 पे आते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना प्लस एम इफेक्ट लगाकर, प्लस एम इफेक्ट लगा के इसका ऑक्टेट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो ए वाले केस में तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और जो बी वाला केस में है तो इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा,
ठीक है, ओके। तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा? ऑक्टेट वाला ही होता है, आपको बताया था भी। जिस केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो वो वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, तो जो ए की स्टेबिलिटी होगी वो बी के कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में क्या है? यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। देखो पहले स्टार्ट करो एस करेक्टर। एस करेक्टर दोनों का सेम है, दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रही, दोनों में कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा। तो नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास अल्फा एच कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 हैं। इसके पास अल्फा एच कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उतना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी डियर। तो इसका मतलब जो बी वाला कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा आएगी हमारे पास, राइट? ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जहाँ पे भी कंपाउंड साइक्लिक आ गया तो दिमाग में क्या खड़केगा यार भी? हाँ सर, एरोमेटिसिटी पे काम जरूर करना है हम लोगों ने। मैंने कहा बिल्कुल करना है आप लोग। तो क्या करोगे? आपके पास ये जो कंपाउंड है बेटा ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और ये वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, कोई इसमें बेंजीन रिंग है। और ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है। और जो लास्ट वाला कंपाउंड है देखो वो एंटी एरोमेटिक है। ओके। एंटी एरोमेटिक है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई भी, जो डी होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। डी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए क्या है? नॉन एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर था एरोमेटिक सबसे ज्यादा, देन नॉन एरोमेटिक, सबसे लीस्ट एंटी एरोमेटिक, सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक, फिर हमारे पास आ गया नॉन एरोमेटिक। अब बी और सी दोनों ही एरोमेटिक हैं, पर बेटा जी सी वाले केस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। यहाँ पे जब आप रेजोनेंस चलाओगे तो +1/4 आएगा, और जब आप इसमें रेजोनेंस चलाओगे तो +1/7 आएगा। तो इसका मतलब बी और सी में से अगर स्टेबिलिटी देखेंगे डियर, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ बी की स्टेबिलिटी कम होगी और सी की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट? तो ये हमारे पास ऑर्डर बन गया DABC का। ओके, क्लियर? यहाँ तक बात डन होगी बेटा? सबको क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब नेक्स्ट वाले में ना जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम लोगों को देखना होता है तो उसमें क्या ध्यान रखना होता है नेक्स्ट वाले केस में भी? यहाँ पे अगर आप ध्यान रखोगे भी, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ए वाले में, और बी वाले केस में उस कार्बन के साथ 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। काफी स्टूडेंट ना इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर निकालना स्टार्ट कर देंगे। इंडक्टिव से पहले ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। तो इसका रिजल्ट किसके बेसिस पे सोचेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे सोचेंगे। इसके पास अल्फा एच 9 नहीं होंगे क्या? और जो जो सेकंड वाला है इसके पास अल्फा एच बेटा 6 होंगे ना, क्योंकि इथाइल का मतलब क्या हो गया बेटा? इथाइल का मतलब हो गया CH2CH3 हो गया बेटा। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगा होता है उससे साथ वाला कार्बन भी ही तो अल्फा एच होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया अपने पास। इसका मतलब ए और बी में से अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो ए की स्टेबिलिटी बी के कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट एवरीवन? हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार थर्ड एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो। थर्ड में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना बेटा? थर्ड वाले केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना बेटा? आपको सर क्या बता कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अगर वो लोन पे डोनेट कर देगा अपना। बेटा? 8 हो जाएंगे राजे। किसके पास 6 हो जाएंगे? सर 4 तो उसके पास पहले ही है कार्बन के पास, सेकंड वाले 6 कार्बन हैं के बेटा, पास। 6 हैं यार, 6 हैं बेटा। छह इलेक्ट्रॉन तो है, 3 तो बॉन्ड बने हुए, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। यस सर, हो गया क्लियर। हाँ जी। सेकंड एग्जांपल में बेटा क्या करना है? सेकंड एग्जांपल में आप सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले एस करेक्टर देखने का आपको बात बोली थी। आपको कल क्या बताया था भाई? अगर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन होता है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब जो थर्ड वाला है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है बेटा जी, क्योंकि उसमें डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद क्या करना था? ए में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, तो थर्ड के बाद आ गया ए।
अब सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करोगे, सेकंड में भी रेजोनेंस है, फोर्थ में भी रेजोनेंस है। फोर्थ में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, जिसकी वजह से फोर्थ की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए, यस स्टूडेंट्स, अब बेटा कुछ ना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब उसको ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ तक हो गया? राइट, हाँ जी। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो उनको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं? एक ना ये ब्रिज हेड कार्बन होता है, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देखो, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर बेटा पहला रिजल्ट आता है, जैसे आपके पास मान लो ये एक दो साइक्लिक रिंग्स हैं। अगर दो रिंग जिस कार्बन के थ्रू अटैच होंगी, यहाँ पे दो रिंग्स होंगी ना बेटा, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास, एक रिंग मेरे पास ये होगी और एक रिंग ये होगी। ये हमारे पास जिस कार्बन के थ्रू दो रिंग आपस में अटैच्ड होंगी, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग बेटा जी, ठीक है, दो रिंग, तो उसको बेटा ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, ये वाला कार्बन, ये दो रिंग्स है ना, ये जो दो रिंग्स हैं, दो रिंग समझ रहे हो बेटा, एक को मैं ना उसके साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ ग्रीन के साथ। एक रिंग तो बेटा ये वाली होगी, एक रिंग तो ये थी, ये वाली रिंग बेटा जी, ठीक है। और दूसरी रिंग अपने पास कौन सी है? दूसरी रिंग ये रेड वाली है, ये लो, ये दो रिंग्स हैं। जो ये दो रिंग्स है आपस में बेटा, ये किसके थ्रू अटैच हैं? जिन कार्बन के थ्रू दो रिंग्स आपस में अटैच होती हैं, उनको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ठीक है। समझ आई मेरी? ये समझ आया कि नहीं आया बेटा सबको? पहले बोलो। ये वाला कार्बन भी जो ब्रिज हेड है, और ये वाला कार्बन भी हमारे पास क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन होता है, कांट बी कांट बी sp2, ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो ही नहीं सकता। इसको ब्रेडिट्स रूल बोलते हैं। कौन सा रूल होता है बेटा? ये ब्रेडिट्स रूल होता है। तो ब्रेडिट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, वो कभी भी sp2 हो नहीं सकता। sp2 मतलब वो कभी भी प्लेनर ज्योमेट्री गेन नहीं कर सकता। ये चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ भी, अगर हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है कोई भी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा। इसके हाईली अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये sp2 बन रहा होगा। और आपको बताया था ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर sp2 बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसका मतलब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव बनेगा, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं भी, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, इसके ऊपर अगर कभी भी पॉजिटिव आता है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। मतलब ये अनस्टेबल नहीं, हाईली अनस्टेबल होगा अपने पास, ठीक है। ओके, तो लिख लेना बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन make molecule highly unstable, molecule highly unstable। ब्रिज हेड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आना मॉलिक्यूल को हाईली क्या बना देता है? अनस्टेबल बना देता है, ठीक है डियर। ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के अंदर। ब्रिज हेड कार्बन देखना आ गया, जहां से दो रिंग आपस में अटैच हो रही होंगी, जिन दो कार्बन के थ्रू दो रिंग्स आपस में अटैच हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रिज हेड कंपाउंड्स बोल देते हैं। बिल्कुल हाँ बेटा, फ्यूज्ड कंपाउंड ही है एक तरीके से। हाँ, क्लियर है। जैसे ये वाला भी ब्रिज हेड कंपाउंड ही हो गया ना, जैसे मान लो ये था ऐसा बना हुआ बेटा, तो ये वाला ये जो दो कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है अपने पास। दीज आर द ब्रिज हेड कार्बन। ओके, जिन दो कार्बन के थ्रू दो साइक्लिक रिंग आपस में अटैच्ड है, उनको ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, और उनके ऊपर वो कभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उस रूल का नाम है ब्रेडिट्स रूल। तो इसका मतलब इस इन ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव बनाएगा, वो मॉलिक्यूल को हाईली अनस्टेबल करेगा। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो और मेरे पास एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। एक मेरे पास क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, एक मेरे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब पॉजिटिव है, सपोज करो यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये लगा हुआ है। एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। अब दोनों में स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है भी, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इसको अगर देखें बेटा, ये 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें प्लस आई बहुत ज्यादा लगेगा। इसके अंदर अल्फा एच कितने हैं, 6 हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर ये जो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये अपना प्लस आई बहुत ज्यादा लगाएंगे। तो जिसकी वजह से जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बट अगर बेंजाइल कार्बोकेटाइन में देखें, आपको बताया था ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में अगर कंपेयर करेंगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। उसका रीजन क्या है, भी उसमें क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर इसको तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए था, आपने पहले ऑलरेडी बता रखा है कि जो रेजोनेंस वाला फैक्टर होता है वो हमारे पास इसको डोमिनेट करता है, किसको, हाइपर कॉन्जुगेशंस को। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इसमें कुछ डाउट वाली बात है ही नहीं डियर। बट स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इसका एक एक्सेप्शन आता है। एक एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, ओके। एक एक्सेप्शन है क्या, कि अगर हमारे पास ऐसा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आ जाए जिसके पास अल्फा एच 9 है, मतलब अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आता है विद 9 अल्फा एच, विद 9 अल्फा एच, और उसका कंपैरिजन बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ होता है, तो इस केस में माय डियर जो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये एक्सेप्शन है। मतलब बेंजाइल कार्बोकेटाइन में और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। बस सिर्फ एक ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो ज्यादा स्टेबल है, वो है जिसके अंदर अल्फा एच का नंबर 9 होगा हमारे पास। ओके। जिसके अंदर अल्फा एच का नंबर 9 होगा, वो वाला बेटा जी बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिसके वजह से ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल बन जाता है। मतलब इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना वो डोमिनेट कर जाता है बेटा जी। ओके, राइट, क्लियर है। अरे रिप्लाई करो ना, रिप्लाई बैक करो, फटाफट करो यार, हाँ या ना। ओके, ये वाली थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा जी, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, मिथाइल कैटायन। बेटा इसको ना शॉर्ट में लिखा जाता है सीपीएम, सीपीएम। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ना लिख दियो बेटा। सीपीएम का मतलब है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। देखिए यहाँ पे ना ये कैटायन है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, इसको बोलते हैं सीपीएम। ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है। स्टूडेंट अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे, एक तो आपको ये कौन से डिग्री का दिखाई देगा, 1 डिग्री का दिखाई देगा। दूसरा ये दिखाई देगा भी इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं ज्यादा हो रहा होगा, ना ही इसके अंदर इंडक्ट मतलब रेजोन एम इफेक्ट लग रहा है, ना ही रेजोनेंस हो रही है। तो ये तो आपको ऐसा लगता होगा भी हाँ बहुत कम स्टेबल होगा भी, इसमें कुछ है ही नहीं करने को। एक पहले तो है ही 1 डिग्री है, दूसरा एम भी नहीं लग रहा, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा। तो इसकी स्टेबिलिटी तो काफी कम दिखाई दे रही है। बट ये जो सीपीएम होता है ना बेटा, ये बहुत हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। ठीक है, और ये होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। यहाँ पे ना एक रेजोनेंस होते है जिसको डांसिंग रेजोनेंस हम लोग बोलते हैं।
अब इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता भी डांसिंग रेजोनेंस क्या है, हाँ बट इतना जरूर है भी इसके बारे में बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है भी इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे हमारे पास देखिए, अब ये डांसिंग रेजोनेंस में होता क्या है समझने की कोशिश करना। एक्चुअली माय डियर क्या होता है, अगर आप ये साइक्लिक प्रोपाइल मिथाइल कैटायन है, ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस कैसी होगी, आप तो बोलोगे सर रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ना तो पाई बॉन्ड है ना ही लोन पेयर है, तो रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है, राइट। अब मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके में पता है क्या होता है बेटा जी, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है ना, ये हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है। हाईली स्ट्रेन्ड, हाईली स्ट्रेन्ड का मतलब इसके ये ना ये बहुत अनस्टेबल रिंग है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि सोच के देखो इसका जो एंगल है ना बेटा वो 60 डिग्री है, बट इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है माय डियर वो sp3 है, तो इसका रिक्वायर्ड एंगल कितना हो चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए। इसका एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, पर रियलिटी में कितना है इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो रिंग है ये बहुत ही एक बड़ा बर्डन लेके बैठी हुई है एंगल का। ये चाहता तो अपने पास एंगल 109 डिग्री रखना है, पर इसका एंगल है 60 डिग्री है। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रेन्ड रिंग है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो जाती है बेटा। डांसिंग रेजोनेंस क्या है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये वाले ना ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको आप लोगों ने कैसे बनाना है, ये वाला बॉन्ड क्लीव करके यहाँ पे आ जाता है। तो क्या बना, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये वाले कार्बन के बेटा पॉजिटिव आ गया। सिमिलर तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड टूट के बेटा यहाँ पे आ सकता है। अगर ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूट के आ गया तो क्या बना अपने पास, ये अपने पास बन जाएगा अ, तो इसका जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो इस टाइप का बनेगा अपने पास। तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, या इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली है क्या, ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है बेटा, उसका रीजन ये है भी ये जो साइक्लिक रिंग बनी होती है ना, ये बहुत स्ट्रेन्ड रिंग होती है, बहुत स्ट्रेन्ड रिंग है। जिसकी वजह से ना एक्चुअली क्या होता है, ये जो कार्बन है, ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके बना रहे हैं, और इस कार्बन का जो खाली ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से आ जाते हैं भी इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाती है। मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड वाला जो ऑर्बिटल्स है, उसका जो कार्बन, जो खाली कार्बन है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, खाली कार्बन पड़ा है, जो वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है कार्बन के, तो उनके साथ ना वो ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो सीपीएम है हाईली स्टेबल बन जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है बेटा, जब आप प्लस टू में करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, प्लस टू में जब अपना ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब आपको इसका एनिमेशन भी दिखाया जा सकता है, आपको प्रॉपरली क्लास में बताया जाएगा भी किस तरीके से ओवरलैप हो रही है। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों ने इस चीज को याद करके रखिएगा, क्या, ये जो सीपीएम जो अपने पास बन रहा है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन बन रहा है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस हो रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है ना, और आपको बताया था जिस केस में चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा उतना बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी डियर, ज्यादा होगी अपने पास से। तो ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अपने पास, बताओ क्या पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस हो रही है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डियर बहुत ज्यादा होती है हमारे पास। राइट एवरीवन, चलें आगे, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको, ओके राइट। तो ये था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे बेटा, हाँ, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, तो एक चीज को याद रखिएगा फोर्थ को, वो पॉइंट क्या है, तो आप लोग एग्री करते हो ना, ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये वाले कार्बोकेटाइन से, और इसकी जो स्टेबिलिटी है डियर,
और इसकी जो स्टेबिलिटी है, ये एक ऐसा ऑर्डर बनता है अपने पास, ध्यान देना, साइक्लिक ट्रोपिलियम आयन। और ये काफी इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ। साइक्लिक ट्रोपिलियम आयन है, फिर हमारे पास ये है। अब देखो, अब ऐसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों है, सोच के देखो। यहाँ पे कितने, इस वाले केस में तो बेटा 3 जगह पे डांसिंग रेजोनेंस होगी ना। इस केस में तो 3 जगह पे डांसिंग रेजोनेंस हो रही है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, ये वाला भी सीपी इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 3 तरफ डांसिंग रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होगी। फिर बेटा ये वाला आ जाएगा, जिसमें 2 रिंग के साथ हो रहा है बेटा जी। हाँ, ये कौन सा केटाइन होता था, क्या बताया था इस केटाइन के बारे में? काफी इंपॉर्टेंट केटाइन बताया बेटा, क्या होता है? ट्रोपिलियम केटाइन। ठीक है, ये ट्रोपिलियम केटाइन हो गया। इसका मतलब जो ट्रोपिलियम केटाइन है ना, वो अकेले एक सीपीएम से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, जो हमारे पास एक जो ट्रोपिलियम केटाइन है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक सीपीएम से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या बोलते हो, क्लियर यहां तक? मेरे ख्याल से ये चीज सबको क्लियर होगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये इससे ट्रोपिलियम के टाइम की स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल के टाइम से ज्यादा क्यों है? बेटे तो ऑर्डर है, देखो उसमें ट्रोपिलियम एक तो एरोमेटिक है बेटा जी। ओके सर। ठीक है, और उसके अंदर जो रेजोनेंस हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो ट्रोपिलियम केटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी सीपीएम से ज्यादा होती है। ओके सर। ठीक है, ओके। मतलब ऐसे काफी फैक्टर्स होते हैं, तो अब आपको वो सोचना बता दिया। अब लास्ट में मेरा काम क्या रह गया अब आपको, वो मैं पहले, आप लोग अपने क्वेश्चंस को करके आएंगे, लास्ट में बेटा मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये मैं आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा, इसको वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। जितने भी कार्बोकेटाइंस हैं उन सभी की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं एक ही जगह पे लिख दूंगा, पर आपने उस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को ध्यान से सोच के करना, कि इसको रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो ऑर्डर होता है ना, अगर ऑर्डर को याद करने बैठेंगे तो गलत होने का चांस होगा। अपना जो जो मैंने इंपॉर्टेंट सिचुएशंस बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस बताए, उनको दिमाग में रखो, और बाकी जगह तो बेटा फैक्टर लग ही जाएंगे, पता लग ही जाएगा भी कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। अपने फैक्टर्स को लगाकर ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना जो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड हो। राइट, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटा जी? तो यहाँ पे बेटा 2-3 लाइनें छोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं आपके साथ आपको शेयर करूंगा, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमने कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की यहाँ पे बात करी। देखिए बेटा, मैं आपको रीअरेंजमेंट बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप खुद हो, आपने फाइनल आपने घर पे जाना है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बेटा आपके पास ये मान के चलिए भी जो 2 पाथ है वो हमारे पास पॉसिबल हैं। ठीक है, 2 पाथ की पॉसिबिलिटीज मान लेते हैं। जो ए वाला पाथ है, ये एक पाथ है ए, एक पाथ है बी, ये रास्ते हैं 2। आपकी ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आपने क्या जाना है, ये इनिशियल स्टेट है। यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, ये फाइनल है जहां तक आप लोगों ने पहुंचना है। तो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने के लिए आपके पास 2 पाथ पॉसिबल है, ए पाथ एंड बी पाथ। जो बी पाथ है बेटा वो हमारे पास नहीं। जो बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैं आपको बता दूं, अब बीच में इंटरप्शन से हो गई। जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बता रहा था वो फैक्ट्स खत्म हो चुके हैं माय डियर।
अब ये कार्बोकेटाइन के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो जैसे मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था, हम लोगों ने इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ जाना था। हमारे पास दो पाथ पॉसिबल हैं, ए पाथ एंड बी पाथ। जो बी वाला पाथ है बेटा वो बहुत ही स्मूथ पाथ है, बहुत ही स्मूथ, मतलब इतना मतलब कोई प्लेन है बिल्कुल, कोई खड्डा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ए वाला पाथ है वो बहुत ही एक रफ सा पाथ है। ठीक है, बाई चांस आप लोग सपोज कर लीजिए आपने क्या किया, आप लोग ए पाथ पे पढ़ गए, आपने जो कोई स्टूडेंट था वो बाई चांस ए वाले रास्ते पे जाना उसने स्टार्ट कर दिया, क्या वो फाइनल डेस्टिनेशन तक, आप मेरे को बताओ, क्या वो फाइनल डेस्टिनेशन तक ए पाथ के थ्रू ही जाएगा या भी अपना पाथ चेंज कर सकता है? क्योंकि ये जितने भी पाथ हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बताओ, ए वाला ए के थ्रू ही अपने घर पे जाएगा या ए से पहले बी की तरफ आ जाएगा और फिर अपने घर की तरफ जाएगा? बोलो बोलो, क्या लगता है आपको? ठीक है, पाथ चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाला है वो ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होता है, ऐसे ही कार्बोकेटाइन्स के अंदर होता है। अगर मान लो एक एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल हो, एक से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल हो, तो होता क्या है, सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है और उसके बाद जाकर फाइनल प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिएगा, दो तीन एग्जांपल्स पहले समझ नहीं आएगा, पर जब मैं थर्ड एग्जांपल पे आ जाऊंगा तब आपको सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है। पहला एग्जांपल डियर मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट एग्जांपल है CH3, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, राइट डियर। ये मेरे पास कार्बोकेटाइन है। आप इस मॉलिक्यूल को बहुत ध्यान से देखिए और आप ये ऑब्जर्व करिए भी कौन से डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है। ये ओनली 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है जिसके पास अल्फा H कितने हैं, 2 है। अब आप सोचो इस मॉलिक्यूल में क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है? क्या इस मॉलिक्यूल में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर ये वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, अगर सेंटर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो वो वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो होता क्या स्टूडेंट्स, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 नंबर, उसके सेकंड वाले के बोलते हैं 2 बोलते हैं। तो क्या होगा, सेकंड वाली पोजीशन से ना यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा। H नेगेटिव का मतलब H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा और कार्बन के पास चला जाएगा। कौन से कार्बन के पास? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है। तो क्या बना अपने पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब सेंटर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और लास्ट वाले कार्बन पे CH3। बोलो, अब कौन से डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन गया, 2 डिग्री बन गया बल्कि, और अल्फा H कितने हैं, 6 हैं डियर अपने पास। तो जो सेकंड वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है वो फर्स्ट वाले की कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा स्टेबल है अपने पास। तो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन दूसरी फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। और इसमें जो रीअरेंज करने के लिए यहाँ पे कौन सी शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। इसके अंदर कौन सी शिफ्ट हो रही है माय डियर, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव शिफ्ट कर रहा है, और जो शिफ्टिंग होगी वो सिर्फ 1 और 2 पोजीशंस पे ही होगी। मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके साथ वाले कार्बन से ही हमारे पास कोई ग्रुप क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। ओनली 1 to शिफ्ट ही अलाउड होगी, राइट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 था, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे लगा हुआ है H। पहले आप ये बताओ कि आपको लगता है भी रीअरेंजमेंट होना चाहिए? कौन से डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला है। अल्फा H कितने लेके बैठा हुआ है, 1। अगर ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है बेटा जी, हाँ या ना? इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी H नेगेटिव माइग्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या बना अपने पास, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, सेंटर वाले कार्बन के ऊपर आ गया। और जो ये बन गया ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और जिसके पास अल्फा H का नंबर कितना है, 9 है।
तो रीअरेंजमेंट हो रहा है अपने पास यार। पहले वाले केस में पॉजिटिव बना, कार्बोकेटाइन बना जिसके पास SH1 थे, और रीअरेंज करके जो नया कार्बोकेटाइन बना वो 3 डिग्री बना जिसके पास SH कितने थे, 9 थे। ठीक है, इसमें भी कौन सी शिफ्ट की मैंने बेटा जी, इसमें भी 1 to हाइड्रेट शिफ्ट की। कौन सी शिफ्ट की, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट। अब देखिएगा, अब एक चीज का, अब यहाँ पे की पॉइंट्स को लिखिएगा बेटा, की पॉइंट। एक सेगमेंट, देखो बेटा इसमें की पॉइंट क्या है, पहला की पॉइंट पता है क्या होता है, पहला की पॉइंट है भी रीअरेंजमेंट तभी होगा अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। पहला पॉइंट आया, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस ओनली if stability of कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस। अगर रीअरेंज करने पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तभी उसको बेटा क्या बोला जाता है हमारे पास, तभी रीअरेंजमेंट होगा। ऐसा नहीं है भी आप लोग रीअरेंजमेंट कर रहे हो, रीअरेंजमेंट करने पे स्टेबिलिटी कम हो रही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अपने आप हो रहा होता है प्रोसेस, ये स्पॉन्टेनियस है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने पास पॉसिबल होता है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप लोग रीअरेंजमेंट करोगे ओनली 1,2 शिफ्ट इज अलाउड, शिफ्ट इज अलाउड। रीअरेंजमेंट में ओनली 1-2 शिफ्ट ही अलाउड है। ठीक है, अगर 1,3 शिफ्ट अगर आप करने बैठोगे, 1 शिफ्ट बेटा अलाउड नहीं है। मतलब सिर्फ कौन सी शिफ्ट पॉसिबल है, 1-2 शिफ्ट ही हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से ही कोई ग्रुप क्या कर पाएगा, माइग्रेट कर पाएगा। ऐसा नहीं है भी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उससे जो उसके रिस्पेक्टिवली जो थर्ड कार्बन है वहां से भी शिफ्टिंग स्टार्ट कर दो, वो चीज गलत है डियर। ओनली रीअरेंजमेंट के अंदर ओनली 1-2 शिफ्ट ही हमारे पास अलाउड होती है। क्लियर, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट डियर, और अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग ऑर्डर देखें, शिफ्टिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, शिफ्टिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, H नेगेटिव को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद बेटा फिनाइल आ जाता है डियर, उसके बाद 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप और 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और सबसे लास्ट में मिथाइल डियर। ये कौन से ग्रुप है डियर, एल्काइल ग्रुप है अपने पास। ठीक है, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास कंपैरिजन आ जाए, कंफ्यूजन आ जाए, अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बेटा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो फिनाइल लगा दो, फिनाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने यहाँ पे ये देखना है भी क्या इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। आपको ये दिखाई दे रहा है भी ये डेफिनेटली 1 डिग्री है, बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो आप अब देखो, ये जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है 1 है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन 2 है, तो यहाँ से 2 पे क्या लगे हुए हैं, 2 तो मिथाइल लगे हुए हैं, एक फिनाइल लगा हुआ है। और आपको क्या पता है किसको प्रायोरिटी मिलती है, जो फिनाइल शिफ्ट होता है वो मिथाइल से बेटा ज्यादा प्रेफरेंस लेके रखता है। देखो ऊपर मैंने लिखवाया बेटा जी, तो कौन माइग्रेट करेगा, अगर फिनाइल और मिथाइल को माइग्रेट करने का मौका मिले तो इसमें से जो शिफ्टिंग होगी बेटा वो फिनाइल ग्रुप पहले बेटा क्या करेगा, माइग्रेट करेगा।
यहाँ पे फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया, तो क्या बन गया अपने पास CH3, ये कार्बन था, इसके साथ भी CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH2, CH2 के साथ लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, और ये वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। राइट एवरीवन, क्लियर बेटा जी? ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, मान लो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। CH3 है, इथाइल है, और यहाँ पे मान लो H ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है। अगर मैंने यहाँ पे माइग्रेट करना हो तो किसको माइग्रेट करूंगा, H नेगेटिव की माइग्रेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो H नेगेटिव माइग्रेट कर जाएगा। तो अगर H नेगेटिव माइग्रेट करेगा तो CH3C, यहाँ पे आएगा इथाइल, यहाँ पे आएगा CH3 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल लो CH3 है, यहाँ पे C है, C के साथ यहाँ पे बेटा मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है और ये वाले कार्बन के ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। अब हमने ये देखना है भी कौन से ग्रुप को माइग्रेट करेंगे। अब बताओ इथाइल कौन सा ग्रुप होता है, CH2 CH3 बेटा जी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो गया ना बेटा जी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है बेटा जी, तो ये कौन से डिग्री वाला हो गया, 1 डिग्री वाला हो गया। तो 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप मिथाइल से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। या फिर आप इसको ऐसा मान लो, अगर एल्काइल ग्रुप नहीं देखना तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे कर लो। देखो ये जो CH3 होता है वो प्लस इफेक्ट लगाता है बेटा अपने पास, तो इसका मतलब ये वाला जो इथाइल ग्रुप है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो गया ना, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, इथाइल वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा। अगर इथाइल माइग्रेट करेगा तो CH3, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 और CH2 के साथ कौन सा ग्रुप लग गया, इथाइल ग्रुप अटैच। राइट डियर, ओके, बात समझ आई बेटा आपको मेरी? देखो ना मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है, जो कार्बन अटैच है उसके साथ अगर बेटा डायरेक्टली एक कार्बन लगा होगा तो वो तो कौन से डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप बन गया बेटा जी, 1 डिग्री। ठीक है, जो कार्बन पेरेंट चेन से लगा होगा उसके साथ डायरेक्टली दो आर ग्रुप लगे होंगे तो वो कौन सा होगा, 2 डिग्री होगा। ये वाला जो कार्बन है इथाइल को अगर लिखूंगा, जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है अपने, तो कौन से डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप हो गया, वो 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो गया। और 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप का जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप की जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है वो मिथाइल से ज्यादा होती है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या बोलते हो? डन स्टूडेंट्स, बेटा रीअरेंजमेंट समझ आया कि नहीं आया? ओके, राइट, चलो बहुत बढ़िया। और भी बहुत केसेस होंगे बेटा रीअरेंजमेंट के, अगर हम लोगों ने करने हैं तो रीअरेंजमेंट का बेटा अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये वाला केस आ गया। अब हम इसमें देखें इसमें रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग बनी हुई है, यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव है, राइट। अब हमने चेक करना है भी क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। आपको क्या बताया था भी रीअरेंजमेंट क्यों होती है, रीअरेंजमेंट कब होती है, जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या कर रही हो बेटा, इंक्रीज कर रही हो। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ से H नेगेटिव माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी, 1 2 शिफ्ट हो सकता है। मैंने कर दिया, जैसे मैंने 1 2 शिफ्ट किया तो क्या हो गया, ये बन गया और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। ये मोर स्टेबल है ना, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है सेकंड वाला, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना। उसका रीजन क्या है, सोच के देखो। उसका रीजन ये बन रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो इस रिंग के साथ किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर बेटा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। क्लियर है, ओके है, ठीक है। ऐसे ही मान लो, जैसे मान लीजिए मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है। नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास मान लो ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है
अब इसमें देखना है भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है डियर, ठीक है, ये वाला कार्बन 1 है, ये वाला कार्बन 2 है। सोच के देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बेटा अपने पास, ठीक है। ओके, तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बीटा पोजिशंस पे, बीटा नहीं लिखना, 1 2 देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है वो 1 हो गया, ये वाला कार्बन 2 हो गया, इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, तो कौन सी शिफ्ट कर देंगे बेटा, यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। अगर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो H नेगेटिव को माइग्रेट करके यहाँ पे ले आएंगे, तो जैसे H नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो क्या बना, पॉजिटिव चार्ज ये वाले कार्बन के पास चला गया है। इसका मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है अपने पास, जो पॉजिटिव आ रहा है वो ये वाले कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है डियर, समझे बेटा जी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, समझ आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, सर ये वाला एग्जांपल एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। सेकंड पोजीशन से H नेगेटिव को माइग्रेट करवा दिया ना, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कर दिया ना इसमें भी, ओके सर ठीक है। ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ मान लो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये वाला कार्बन था, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस सिनेरियो में देखें भी क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, क्योंकि ये वाली पोजीशन 1 बनेगी, ये वाला 2 बनेगा, ये सेकंड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ से मान लो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाए, अब कौन सी शिफ्टिंग की है, किसने किया, मिथाइल ने, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर H नेगेटिव माइग्रेट कर रहा था उसको बोलते थे हाइड्रेट शिफ्ट। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, तो उसको मिथाइल शिफ्ट बोला जाता है। तो कार्बन है, तो कार्बन के साथ क्या लग गया बेटा, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए, ठीक है। और जो एक कार्बन है उसके साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जो कार्बन है उसके साथ एक तो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया बेटा OH। अब क्या करेगा, अब ये अपना यहाँ पे लोन पे डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है बेटा वो हाईली स्टेबल है ना, क्योंकि इस वाले कार्बोकेटाइन्स के अंदर प्लस M इफेक्ट लगा के OH कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट करने पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा अपने पास यार। मतलब रीअरेंजमेंट तभी होगा अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके डियर, नेक्स्ट एग्जांपल। अब जैसे मान लो ऐसा कोई केस आ जाए, CH3 CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 बेटा जी। अब आप इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, नो रीअरेंजमेंट, बोलो क्यों रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, सोचो इसको, मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल पे दिमाग लड़ाओ अपना बेटा जी। इसके पास अल्फा H कितने हैं बेटा, ऑलरेडी 8 है। अब देखो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने पे इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा बेटा अपने पास, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, देखो अगर आप इसमें रीअरेंजमेंट करते या तो पॉजिटिव यहाँ पे आता या फिर पॉजिटिव यहाँ पे आता बेटा, आपने तो 1 2 शिफ्ट ही करना था। तो शिफ्टिंग करने से जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बन नहीं पा रहा। अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा, इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है यार।
ठीक है, मतलब जो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट तभी होगा अगर अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या कर रही है स्टूडेंट, इंक्रीज कर रही है। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं करी तब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। नहीं ज्योति बेटा, थोड़ा सा सिलेबस का ही है बेटा जी, बस एक बार। नो नो हर्षित, कभी भी बेटा जी स्टेबिल रीअरेंजमेंट करने से स्टेबिलिटी डिक्रीज कभी भी नहीं करेगी। मतलब हम लोग रीअरेंजमेंट ही नहीं ना करेंगे, अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी तब हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे ही नहीं। रीअरेंजमेंट तो तभी पॉसिबल होगा अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके डियर, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा जी? बहुत बढ़िया। तो ये था बेटा रीअरेंजमेंट के केसेस के बारे में। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है बेटा अपने पास, ये तो था रीअरेंजमेंट, अब आता है बेटा रिंग एक्सपेंशन। जो कार्बोकेटाइंस होते हैं अब उसमें रिंग एक्सपेंशन भी पॉसिबल होती है। ये रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, देखो आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या ना, अगर हम रिंग की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम रिंग की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे मान लो मेरे पास 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम होगी, 4 मेंबर से ज्यादा 5 मेंबर की स्टेबिलिटी है, और 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबिलिटी 6 मेंबर रिंग की है। ठीक है, और अगर मैं 7 मेंबर की बात करूं, सपोज करो मैं 7 मेंबर की बात कर लेता हूं, तो 7 मेंबर रिंग से भी 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। मतलब जो 6 मेंबर रिंग होती है ना, ये 6 मेंबर रिंग, ठीक है, ये जो 6 मेंबर रिंग है ये मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड है। बेटा ये जो रिंग एक्सपेंशन वाला टॉपिक है स्कूल्स में नहीं पूछा जाता, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये कार्बोकेटाइन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब देखिए होता क्या है, जब हमें ये पता लग गया अभी 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर है, 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर है, तो जब भी 4 मेंबर को 5 मेंबर में जाने का मौका मिलेगा तो 4 मेंबर बेटा भाग के 5 मेंबर में कन्वर्ट होगा, और जब 5 मेंबर को मौका मिलेगा 6 मेंबर में जाने का, तो बेटा जो 5 मेंबर है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि क्यों हो रहा होगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है अपने पास। अब देखिए होता कैसे है, रिंग एक्सपेंशन कब पॉसिबल होती है माय डियर, तो सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। मतलब रिंग से बाहर वाले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तब रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगी डियर, तब रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगी। ठीक है, अब कैसे देखो, अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, ये जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसे जो नेक्स्ट वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड है बेटा जी, ये वाला बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड ना अपनी पोजीशन से टूट जाता है और ये इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है एक तरीके से बेटा ये भी 1-2 शिफ्ट ही है डियर, इसके ऊपर मान लो ये 1 चार्ज है, ये 2 है, तो सेकंड पोजीशंस पे जो बॉन्ड बना होता है सेकंड वाले कार्बन के साथ, वहां से एक बॉन्ड टूटता है और फर्स्ट वाले के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कर दिया बेटा जी, अब बताओ क्या हो गया। अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं 1-2, ये बना 3, ये बना 4, ये बना 1-2-3-5 और ये बना 6। अब देखो कितने मेंबर रिंग बन गई अपने पास, 6 मेंबर रिंग बनी ना, 6 मेंबर रिंग बनी अपने पास। और अगर 6 मेंबर रिंग बनी है और इनको मैं नंबर साइन कर दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो आप बताइए ये जो मैंने नंबर असाइन किए इसके बेसिस पे कौन किस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, किस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना स्टार्ट होगा।
तो बेटा पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली कौन से कार्बन के ऊपर आएगा, सेकंड वाले के ऊपर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड कम हो गया ना। पहले तो सेकंड वाले के साथ कितने बॉन्ड्स बने हुए थे बेटा, 4 बॉन्ड्स थे, फिर एक बॉन्ड कम हो गया। अगर एक बॉन्ड कम हो गया डियर, तो डेफिनेटली सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ही तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा फिर अपने पास। क्लियर? यप, चलो अब नेक्स्ट वाला करके दिखाओ फटाफट भी। नेक्स्ट वाले केस में ये लो 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव है, करो बेटा रिंग एक्सपेंशन, चलो करके देखो इसको, इसका रिंग एक्सपेंशन करके देखो। देखो ये बना ना, इसका रिंग एक्सपेंड करके क्या बन गया बेटा जी, इसका रिंग एक्सपेंड करके 5 मेंबर्ड रिंग बन गई और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये बना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मान लो ये 5 मेंबर्ड रिंग थी, ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें रिंग एक्सपेंशन करो, काफी इंटरेस्टिंग केस बनेगा बेटा ये, इसमें रिंग एक्सपेंशन करो। अब इस केस में रिंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे, देखो ये वाला कार्बन था, नंबर साइन कर लेते हैं, इसको 1, इसको बोल देते हैं 2, ये बना 3, ये 4, ये 5, ये बेटा 6, तो ये वाला बॉन्ड बन गया अपने पास, तोड़ दिया, तो कितने मेंबर रिंग बन गए, 6 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, अब ये जो किसी एक कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ मिथाइल लगा होगा वो वाला कार्बन 1 कार्बन है या नहीं है, सोचो, हाँ या ना। 1 वाले कार्बन के साथ ही मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर आएगा, ये लो इससे नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अगर ये वाला कार्बन 2 बना दूं मैं, क्योंकि 1 किसके साथ अटैच्ड है, एक तो 2 वाले के साथ अटैच्ड है, हाँ 1 अब 2 वाले के साथ अटैच है, एक 6 वाले के साथ अटैच है। ठीक है डियर, मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी, राइट? ये हो गया। अच्छा, अब सोच के देखो, क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है? बिल्कुल है। अब बेटा जी यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट भी हो सकती है। अब अगर यहाँ से 1 2 शिफ्ट हो जाए, कौन सी शिफ्ट करती, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट मैंने कर दी, तो अगर 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कर दी तो क्या बन जाएगा अपने पास, बोलो प्रोडक्ट, अपने पास बनेगा ये 6 मेंबर रिंग है और ये वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। राइट एवरीवन? बेटा पॉजिटिव चार्ज वहां पे लगाओ हर्षित, एक क्वेश्चंस को बड़े आराम से करके देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज वहां पे लगाओ जहां पे कार्बन का एक बॉन्ड कम हो रहा है। अब सेकंड वाले केस में अगर मैं नंबर असाइन करके करूं, अदरवाइज तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी लगा सकते हो ना बेटा जी। अगर नंबर असाइन करूं तो यहाँ पे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज ये वाले पे आ जाएगा, सॉरी बोल गया ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो कौन से कार्बन पे आ रहा होगा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है बेटा, इसके साथ बन रहा है बेटा जी, तो पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा होगा वो डेफिनेटली सेकंड वाले कार्बन के ऊपर आ रहा होगा। अब ये जो 5 मेंबर बनाए इसमें कौन सा कोई ग्रुप लगा हुआ है, जहां मर्जी पॉजिटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस अगर मैंने नंबरिंग कर रखी है तो नंबरिंग के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया भी जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा वो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर होगा। राइट डियर, क्लियर है? ओके, चले आगे। हाँ हर्षित बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर ये जिसमें आपने वो जो स्क्वायर वाला है सर, वो वाला वापस बता दो सर, वो समझ नहीं आया। जो 4 क्योंकि मेंबर जो वाला बेटा, फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है, हाँ जी सर, जो फोर मेंबर, उसमें बेटा ये है ना, देख जैसे तेरे पास ये 4 मेंबर रिंग है, राइट? यस ठीक है, सर, ये वाले यस कार्बन के ऊपर तेरे पास पॉजिटिव है। अब तो इसको नंबर साइन कर ले, इसको नंबर 1 दे देते हैं, सपोज कर ले, तो ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। अब क्या हुआ, यस जो सर, हमारे पास कार्बन 2 और कार्बन 5 वाला बॉन्ड था ये तो क्लीव हो गया, ये टूट गया।
और ये वाला बॉन्ड Yes, इसके sir. साथ जाके बन गया, 1 के साथ बन गया, राइट। अब सोच Yes, sir. कितने मेंबर रिंग बनी बेटा जी? 5 मेंबर बनी कि नहीं? 5 member. Yes, sir. ओके, अब ये जो 5 मेंबर रिंग बन रही है, ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 के साथ कार्बन 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ लगा हुआ 4, 4 के साथ लगा हुआ 5, 5 किसके साथ लगा हुआ 1 के साथ। Yes, sir. अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा वो कहीं पे भी लगा दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अदरवाइज नंबरिंग करेगा तो सेकंड वाले कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा ना। सोच के देख, सेकंड वाले का कार्बन के पास एक बॉन्ड कम नहीं हो गया? हाँ जी, yes, sir. कम हो गया. ठीक है ना। तो जिसके Yes, साथ sir. 3 समझ बॉन्ड गया. रह Yes, जाएंगे sir. उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। सर फिर तो जो लास्ट के साथ इसमें जो 6 member रिंग है सर, उसके आपने जो तीसरा वाला क्यों बनाया सर? वो सेकंड वाले में भी तो स्टेबल हो गया था. हाँ बेटा, फिर उससे ज्यादा स्टेबल भी तो पॉसिबल था ना, उससे सर ज्यादा वो स्टेबल मिथाइल फिर मैंने सर वो उसमें मिथाइल 1 को 2, यूज करने के लिए. हाँ भी मिथाइल तक पहुंचने के लिए। तो देखो, ओके. तो यहाँ पे तो बेटा वहां पे रिंग एक्सपेंशन नहीं ना की बेटा, वहां पे तो मैंने बस सिर्फ शिफ्टिंग की है, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट किया बेटा मैंने। ओके, यस सर, ठीक है. ठीक है डियर, ओके है। यस सर, थैंक यू. यस सर. ओके ओके राइट। तो यहाँ पे बेटा क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन तब आएगा, कंक्लूजन ये निकल के आया भी, जो रिंग एक्सपेंशन है डियर, पॉसिबल व्हेन, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशंस क्या होगी बेटा जी? रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगी, पॉसिबल व्हेन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू, व्हेन कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग, directly attached to ring carry positive charge, carry positive charge। बेटा वो तब पॉसिबल है जब कोई भी रिंग हो, उसके जो साथ वाला जो कार्बन है, वो कार्बन जो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, अगर उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तभी हमारे पास रिंग एक्सपेंशन हमारे पास पॉसिबल है। क्लियर बेटा यहाँ तक? ओके, लास्ट टॉपिक आ गया कार्बोकेटाइन का, वो आ गया रिंग कॉन्ट्रैक्शन बेटा जी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही रेयर है जो एग्जाम में पूछा जाता है रिंग कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। रिंग एक्सपेंशन ज्यादा पूछा जाता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कम पूछा जाता है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 केसेस बनती है, जो 4 मेंबर रिंग है वो 3 मेंबर रिंग में जाती है, और जो 7 मेंबर रिंग है डियर, वो 6 मेंबर रिंग में जाती है। ठीक है, देखिए अब कैसे, मतलब जो 4 मेंबर रिंग वाला कैटायन होगा वो 3 मेंबर वाली रिंग में कन्वर्ट होगा, और जो 7 मेंबर्ड वाला होगा बेटा, ठीक है, वो हमारे पास 6 मेंबर्ड वाले में कन्वर्ट होगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, और 4 मेंबर्ड वाली रिंग के जो रिंग का कार्बन है ना, उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको नंबर 1 बोला, यहाँ पे नंबर 2 आ गया बेटा जी। तो क्या होता है, ये जो सेकंड वाला कार्बन होता है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और ये वाला बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, मतलब 1 2 3 एंड 4। अगर ऐसा हुआ हर्षित, तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी माय डियर? 3 मेंबर्ड रिंग। अगर मैं यस. इसको कार्बन 1 मान लेता हूँ, ये कार्बन 4 होगा, ये कार्बन 3 होगा, तो 1 वाले कार्बन के साथ क्या रह गया बेटा? कार्बन 2 रह गया कि नहीं रह गया? CH2 रह गया यहाँ पे। ये कार्बन 2 रिंग से बाहर चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। और सेकंड वाले कार्बन के साथ जो सेकंड नंबर पे जो कार्बन है, उसके पास ही तो एक बॉन्ड कम रह गया। जो 2 और 3 वाला बॉन्ड था वो 1 के साथ जाके बन रहा है, तो सेकंड वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड कम रह गया, तो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव आ रहा है। तो बेटा ये क्यों हो रहा होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन? ये इसलिए हो रहा होगा ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर पाए। देखो क्या बन गया, CPM बना कि नहीं बना माय डियर? CPM बना कि नहीं बना?
साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन हाईली स्टेबल होता है ये, और हाईली स्टेबल किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। कौन सी रेजोनेंस? क्या बताया था आज ही बता के हटाऊं, कौन सी रेजोनेंस होती है उसके अंदर? डांसिंग रेजोनेंस होती है। तो ये जो सीपीएम होता है हाईली स्टेबल किसकी वजह से बेटा? डांसिंग रेजोनेंस की वजह से है, जिसकी वजह से जो 4 मेंबर रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन समझ आया बेटा क्या हुआ, कैसे किया? रिंग कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिंग के एक कार्बन को रिंग से बाहर निकालना पड़ेगा, और रिंग एक्सपेंशन करने के लिए बाहर वाले कार्बन को रिंग के अंदर लाना होगा अपने को, ठीक है, राइट? चलो एक एग्जांपल और बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 7 मेंबर रिंग था बेटा जी। अब देखना, ये 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसको नंबर 1 दे दो, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को 2 दे दो, और उसके बाद 3 दे दो। तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा 2 और 3 वाला बेटा जी, और उसका बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा? 1 वाले के साथ बन जाएगा। तो देखो क्या बना, कितने मेंबर रिंग बने? 6 मेंबर रिंग बन गया, और पॉजिटिव आया, और एक मिथाइल ग्रुप रिंग से बाहर चला गया, एक कार्बन रिंग से बाहर चला गया। वो कार्बन कौन से वाला है? 2 वाला है, चेक करिए। और 2 वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। राइट एवरीवन? देखो देखो सोचो ध्यान से, अगर मैं इसको नंबर असाइन करता हूं, अगर ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 एंड 7, तो जो पहले वाला कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है डियर? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन 1 है ना मेरे पास, ये वाला कार्बन 1 है बेटा जी। ये किसके साथ है? 3 के साथ अटैच है, 4 5 6 और 7 ईयर। ध्यान से देखो, जो 1 वाला कार्बन है वो 2 के साथ भी अटैच है, सॉरी 1 वाला जो कार्बन है 3 के साथ भी अटैच है, और 7 वाले के साथ भी अटैच है। राइट एवरीवन? क्लियर है? ओके, ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन बना? 1 डिग्री। अब इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है बेटा जी? बिल्कुल है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी शिफ्ट करके? 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट करके। अरे भाई यहाँ से H माइग्रेट कर सकता है ना, क्योंकि आपको तो क्लियर कट दिखाई तो दे रहा है अभी अभी आप, अभी तो क्लियर हो गया होगा सबको। ये वाले कार्बन के ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना यार, तो कौन सी शिफ्ट कर दी? 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट कर दी, और 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट करके बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर आ गया। बताइए, क्लियर यहां तक सबको? तो बेटा रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगी? तो लिख लीजिए, कंक्लूजन लिखो इसका कंक्लूजन ये लिखिएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तब होगी जब रिंग वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो। अगर रिंग वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देन रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या है? पॉसिबल है। अगर रिंग के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास पॉसिबल होगा। क्या बोलते हो बेटा, क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, सर इस एग्जांपल में रिंग वाला कार्बन कौन सा है जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? क्या चीज है? सर जैसे आपने लिखवाया ना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तब अपीयर होगी अगर रिंग वाले कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस वाले कार्बन, यहाँ पे कौन सा कार्बन है जिसके साथ ये पॉजिटिव? देखो ना, रिंग वाले कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव है ना। ओके सर।
जब रिंग वाले कार्बन के ऊपर ही चार्ज होगा तब रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। ओके ओके सर। ठीक है, बाकी क्या बोलते हैं बेटा, क्लियर है सबको यहाँ पे? ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हमारा एक इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है। कौन से वाला? कार्बोकेटाइंस वाला। ठीक है बेटा, कार्बोकेटाइन वाला इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास दो इंटरमीडिएट्स और रहते हैं। एक इंटरमीडिएट रहता है कार्बोएनाइन और एक इंटरमीडिएट रहता है फ्री रेडिकल। माय डियर, कार्बोएनाइन को करने के लिए हार्डली 10 मिनट और फ्री रेडिकल को करने के लिए भी हार्डली 10 मिनट। मतलब जैसे कार्बोकेटाइंस में तो हम लोगों ने रिंग रिंग रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्टेट, इतना कुछ किया था। कार्बोनाइन में, फ्री रेडिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें तो बहुत सिंपल सिंपल से केसेस बनेंगे। बट हाँ, कार्बोनाइन का लॉजिक तब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, बहुत जल्दी कर पाओगे 10-10 मिनट के अंदर, अगर आपको कार्बोकेटाइंस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से क्लैरिटी है। अगर आपको ये आता है भी हाँ, आपका कार्बोकेटाइन पूरा क्लियर है बेटा जी, आपको ये पता लगा भी कौन कौन सा फैक्टर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो आपका आज का काम क्या है? मैं आपको सॉल्विंग के लिए काम ही नहीं दे रहा डियर, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं भी आपने क्या करना है, कार्बोकेटाइन को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करके आना है। कल क्लास है अपनी? कल की क्लास का क्या स्टेटस है अपना, है या नहीं है? कल की क्लास का कल क्लास नहीं है। ओके यस। आप, तो बेटा आपको क्या होगा, आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा बेटा मैं, सभी स्टूडेंट सुन लीजिए ध्यान से। आपने बेटा क्या करना है, उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना है। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को कोई कल सैटरडे है, सैटरडे भी आ गया, संडे भी आ गया, 2 दिन है आपके पास बेटा करने के लिए। ओके, आपने रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपने अपने सारे मॉड्यूल की सॉल्विंग को लगाना है। ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा क्लास की बेटा जरूरत नहीं है बेटा जी, एक्स्ट्रा क्लास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने एक सिंपल सी बात करनी है भी, आपने कार्बोकेटाइन को आज करना है। फिर उसके बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिसमें कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल के बारे में एक्सप्लेन किया होगा। हार्डली छोटी सी वीडियो होगी, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन आप बहुत कंफर्टेबली समझ पाओगे। ठीक है, ओके, ये सभी ने करके आना है। बस अपना बैठ के अभी सॉल्विंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हम मंडे हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे? हाँ बेटा मंडे को हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाएगा अपना। ओके सर। 3 लेक्चर्स में बेटा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन आपको टोटली स्कूल बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है उसके हम लोग भी उसके मैं आपको नोट्स ऑलरेडी भेज दूं, आप उन्हीं नोट्स को में से फिर मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। क्योंकि ओके सारे सर। का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो हाइड्रोकार्बन आना है वो सारा +2 में आता है, दोबारा से रिपीट होगा सारा डिटेल मैकेनिज्म के साथ। तो यहाँ पे +1 के अंदर तो सिर्फ हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीजें करनी है बेटा उसके लिए। ओके, क्लियर है? राइट, सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर सर डायनामिक्स में कितने लगे सर? क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? करने में तेरा नेटवर्क कम हो रहा है बेटा, साउंड आ रही है करने में बहुत। कितने हाइड्रोकार्बन में 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा बेटा।
सर हाँ जी बेटा जी, सर अब आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। यस सर। सर मैंने ये पूछना था सर, वो थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट होने में लेक्चर्स लगे? बेटा बस नेक्स्ट वीक में आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा बेटा जी। ओके सर। ओके, हाँ नेक्स्ट वीक में सारा सिलेबस हो जाएगा। ओके डियर, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अच्छे तरीके से करके आइएगा बेटा अपना, ठीक है। कार्बोकेटाइंस को पढ़ लो, और जब आपका +2 का पार्ट स्टार्ट होगा ना, तब ये वाली ऑर्गेनिक दोबारा से भी होगी बेटा, ये सारी आपको जीओसी दोबारा से भी करवाएंगे हम लोग। कार्बोकेटाइंस, कार्बोनेन, फ्री रेडिकल्स जो अभी आपको पढ़ा है, तब दोबारा भी एक बार हम लोग सारा का सारा रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए।